Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be starting with the last unit of your class 11 NCERT Legal Studies book. The unit is basically based on family laws. तो इसके अंदर चाइल्ड राइट्स के बारे में बताया हुआ है, मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में बताया हुआ है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैमिली लॉ से या पर्सनल लॉ से रिलेटेड है जो इस यूनिट के अंदर डिस्कस हुई है. टोटल 5 चैप्टर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. जो यूनिट 5 है इसके अंदर 5 चैप्टर है और टोटल आपकी बुक के अंदर 16 चैप्टर्स है. 16 में से 11 हम कर चुके हैं. आज 12th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो यूनिट 5 का पहला चैप्टर है. ये 2 पार्ट्स में होगा. इसका जो अगला चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में होगा. उसके बाद में जो लास्ट के 3 चैप्टर है वो 1 शॉट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. आज जो चैप्टर है इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मैरिज एंड डाइवोर्स. ठीक है. इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर देंगे. दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. तो कॉन्टेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्टेंट्स के अंदर आप देखिए सबसे पहले वी विल डिस्कस नेचर ऑफ फैमिली लॉज इन इंडिया. तो हमारे देश के अंदर वैसे तो देखो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, सारे के सारे धर्म इक्वल है. ठीक है. ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. बट यूनिफॉर्म सिविल कोड हम अब तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस कि सारे के सारे पर्सनल लॉज जो है, पर्सनल लॉज बोले तो फैमिली मैटर से रिलेटेड जो लॉज है वो हर रिलीजन के लिए सेम रहेंगे. ये हम अब तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. सो दैट्स व्हाई डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज आर फॉलोइंग डिफरेंट पर्सनल लॉज इन आवर कंट्री, जिसके बारे में इस यूनिट के अंदर मोर और लेस 5 चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ है. ठीक है. तो नेचर ऑफ फैमिली लॉज इन इंडिया, रिलीजियस बेसिस ऑफ पर्सनल लॉज. ठीक है. ये रिलीजन के हिसाब से चलते हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म इससे किस तरीके से डील करता है. उसके बाद में एंशिएंट पीरियड की हम बात करेंगे, मेडाइवल पीरियड की बात करेंगे, ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट रहे है, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी इन फैमिली लॉज. ठीक है. तो यहां पे देखिए कि वुमेन आर बीइंग वेरी डिसएडवांटेज्ड इन द फैमिली लॉ सिनेरियो. ओके. कई बार उनको गार्जियनशिप के राइट्स नहीं मिल रहे, कई बार उनको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है. ठीक है. अलग अलग पर्सनल लॉज के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है वुमेन के साथ. ठीक है. तो वी विल डिस्कस दैट. उसके बाद में ट्रिपल तलाक नाम की एक चीज हुआ करती थी इन द मुस्लिम लॉ विच हैज बीन रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट एज वेल. दैट वी विल डिस्कस. फिर उसके बाद में फैमिली कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट्स, वुमेन का रोल इन फैमिली कोर्ट मूवमेंट, लॉयर्स एंड काउंसलर्स इन फैमिली कोर्ट्स और फाइनली काउंसलर्स एंड जेंडर रिलेटेड कंसर्न्स. और उसके बाद में जो अगला पार्ट है उसके अंदर हम मैरिज और डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो इंट्रोडक्शन के अंदर फैमिली लॉज इन इंडिया के बारे में लिखा हुआ है. तो फैमिली लॉज इन इंडिया डील विद पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, उसके बाद में गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस और सक्सेशन. ठीक है. तो ये जो चीजें मैंने इन सर्कल करी है इन सब के साथ फैमिली लॉज डील करते हैं. ठीक है. तो मैरिज को रजिस्टर कैसे करवाना है या फिर डाइवोर्स अगर कोई कपल का हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा. मेंटेनेंस मतलब किसी भी कपल को अगर डाइवोर्स लेना है तो जो भी फाइनेंशियली अनसाउंड स्पाउस है, ठीक है, जो फाइनेंशियली कमजोर स्पाउस है वो अपने दूसरे स्पाउस को जनरली मैन विमेन को कुछ पैसे देता है. ठीक है. कुछ एलिमनी देता है. तो उसके बारे में इसमें बात होती है. अडॉप्शन, अगर किसी को मान लो बच्चे नहीं हुए और उनको बच्चे अडॉप्ट करने हैं वो भी फैमिली लॉ के अंदर आता है. गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस मतलब जो प्रॉपर्टीज मिलती है ना अपने एंसेस्टर्स से, वो सारी सारी चीजें भी फैमिली लॉज के अंदर आती है. ठीक है. उसके बाद में दीज लॉज आर क्लोजली कनेक्टेड विद रिलीजन विच मेक्स इंडियाज लीगल सिस्टम यूनिक. तो इंडिया के अंदर जो फैमिली लॉज है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है रिलीजन से. ठीक है. मुस्लिम्स के अलग लॉज है, उसके अलावा पारसीज के अलग लॉज है, क्रिश्चियंस के अलग लॉज है, हिंदूज के अलग लॉज है. सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर. वैसे तो इंडिया के अंदर सारे लॉज यूनिफॉर्म है, जैसे आईपीसी और बीएनएस सबके ऊपर बराबर लगता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबके ऊपर बराबर लगता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबके ऊपर बराबर है. लेकिन पर्सनल लॉज जो है, फैमिली लॉज जो है वो थोड़े से अलग है रिलीजन के हिसाब से. उसके बाद में हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट आर गवर्न मेनली बाय हिंदू फैमिली लॉज. तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये जो 4 रिलीजन है इनको फैमिली लॉज के हिसाब से हिंदू ही माना जाता है. उसके बाद में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज फॉलोज देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज. तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और पारसीज के अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं, जबकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म इन सारों को हिंदू माना जाता है पर्सनल लॉज के हिसाब से. उसके बाद में ट्राइबल कम्युनिटीज अपने कस्टमरी लॉज. कस्टमरी लॉज का मतलब क्या होता है, जो सदियों से चली आ रही प्रथाएं होती है ना, जो ट्रेडिशन होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज फॉलो करती है. उसके बाद में अनलाइक क्रिमिनल और सिविल लॉज, फैमिली लॉज आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री एंड वेरी अकॉर्डिंग टू रिलीजियस एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस. तो देखो
बाकी इंडिया के अंदर जितने भी लॉ चलते हैं, ठीक है, भले ही वो कोई क्रिमिनल लॉ हो, भले ही वो कोई सिविल लॉ हो, ठीक है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर, बीएनएस इज देयर, सीआरपीसी और बीएनएसएस इज देयर, ठीक है, उसके बाद में सीपीसी इज देयर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लॉट मेनी लॉज आर देयर, दे आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एंड फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन। बट यहां पे अगर फैमिली लॉज की हम बात करें तो दे वेरी रिलीजन बाय रिलीजन। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द रिलीजियस बेसिस ऑफ पर्सनल लॉज। तो देखो, मोस्ट पर्सनल लॉज इन इंडिया आर रिलीजन बेस्ड। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉज या फैमिली लॉज रिलीजन के हिसाब से चलते हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी पर्सनल लॉज आर कोडिफाइड एंड इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट थ्रू स्टैच्यूज। तो हिंदूज, क्रिश्चियंस और पारसीज के जो पर्सनल लॉज है वो प्रॉपर्ली कॉडिफाइड है, मतलब पार्लियामेंट ने उनके ऊपर कोई कानून बनाया। स्टैच्यू का मतलब होता है कानून या लेजिस्लेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन बना के इनको कॉडिफाई कर रखा है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉज इज अनकोडिफाइड, मतलब इनका कोई प्रॉपर लॉ हमारे पास बना हुआ नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन शरिया डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। तो एक तो होली कुरान विच इज द रिलीजियस बुक ऑफ मुस्लिम्स, और उसके अलावा सुन्ना नाम की कोई चीज होती है। इनसे एक शरिया लॉ निकल के आता है, उस शरिया लॉ के ऊपर ये बेस्ड है मुस्लिम पर्सनल लॉज, ठीक है। दे आर नॉट कॉडिफाइड। मुस्लिम पर्सनल लॉज का एक कॉडिफाइड वर्जन जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट, इस तरीके के लॉज हमारे पास नहीं बने हुए हैं। उसके बाद में देखिए, सिख मैरिज इज गवर्न बाय सेपरेट स्टैच्यू, दो अदर फैमिली मैटर्स फॉल अंडर हिंदू लॉ। तो देखो, मैरिजेस जो है सिखिज्म के अंदर वो तो एक सेपरेट स्टैच्यू उसका बना हुआ है, एक अलग से लॉ बना हुआ है, जबकि बाकी सारे के सारे मैटर्स हिंदू लॉज के अंडर आते हैं। उसके बाद में दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट इंडियाज प्लूरल लीगल स्ट्रक्चर वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज को एग्जिस्ट अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल फॉलोइंग डिफरेंट फैमिली लॉ ट्रेडिशन रूटेड इन रिलीजन। तो इंडिया का एक अलग सा ही हमें लीगल स्ट्रक्चर दिखता है जिसके अंदर सारी की सारी कम्युनिटीज एक ही कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सारे सिविल और क्रिमिनल लॉ सेम फॉलो करती है, बट फैमिली लॉज के मैटर में अलग अलग लॉज हम फॉलो कर रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी आर मेंटेनिंग वेरी केयरफुली एंड वेरी प्रॉपर्ली सिंस आवर इंडिपेंडेंस, और या फिर उससे पहले वाले टाइम से भी हम इन्हें मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिलीजियस बेसिस ऑफ पर्सनल लॉज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द पर्सनल लॉज इन इंडिया एंड इंडियन सेक्युलरिज्म। तो अब देखो, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे धर्म हमारे देश के अंदर बराबर है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले प्रियम्बल के अंदर प्रियम्बल क्या बोलता है, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म वहां पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ये इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म का फाउंडेशन बनाते हैं। मतलब सारे धर्म हमारे यहाँ बराबर है। अब फैमिली लॉज अलग अलग चलते हैं, तो उसको किस तरीके से हम टैकल करते हैं और वो सेक्युलरिज्म का वायलेशन है या फिर उसके फेवर में जाता है, ये हम एक बार इस स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो इंडिया फॉलोज अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म वेयर द स्टेट डज नॉट इंपोज सिंगल फैमिली लॉ ऑन ऑल सिटीजन, ठीक है। तो स्टेट जो है वो सबके ऊपर सिंगल फैमिली लॉ इंपोज नहीं करता। व्हाइल पीपल बिलोंग टू वन नेशन दे फॉलो डिफरेंट पर्सनल लॉज। अब रिलीजन अलग है तो कस्टम्स अलग है, कस्टम्स अलग है तो हो सकता है थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाए, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है। बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग कल्चर्स, बहुत अलग अलग रिलीजन्स, बहुत अलग अलग रीजन हमारे देश में। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर डिफरेंट पर्सनल लॉज, ठीक है। दिस अप्रोच डिफर्स फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी सीन इन क्रिमिनल एंड सिविल लॉज, ठीक है। तो बाकी लॉज में तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन फैमिली लॉज में नहीं है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी। अब एक चीज ध्यान में रखना, डीपीएसपी कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, ठीक है। आर्टिकल 44 एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का एस्पिरेशन इसके अंदर लिखा हुआ है, बट वो अभी तक बन नहीं पाया बिकॉज डीपीएसपी पहली बात एनफोर्सेबल नहीं है, और दूसरी बात ऐसा हो सकता है कि कम्युनल वायलेंस वगैरह हो जाए, कई बार मुस्लिम्स भड़क जाए, हिंदूज भड़क जाए, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, इसलिए सरकार ने इससे रिफ्रेन ही किया है। द डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल लॉज कंटिन्यूज ड्यू टू सोशल एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, ठीक है। तो सोशल सेंसिटिविटीज भी है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज भी है, इसलिए हम पर्सनल लॉज को थोड़ा डाइवर्स ही रखते हैं, ठीक है। अब एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करें कि ये पर्सनल लॉज आए कहां से, हमें एग्जैक्टली ये मिले कहां से, तो एंशिएंट पीरियड के अंदर क्या होता था, तो देखिए इन एंशिएंट इंडिया फैमिली एंड पर्सनल लॉज वर बेस्ड लार्जली ऑन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक धर्मशास्त्रा एंड धर्म सूत्रास, ठीक है। तो जो ये पुराने रिलीजियस टेक्स्ट है ना, इनके ऊपर ही मेनली हमारे पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते थे। मुस्लिम्स अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर 1100, ठीक है। जो 1100 साल था ना, उसके बाद में मुस्लिम्स इंडिया के अंदर अराइव होना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1193, उसके बाद में
द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड, और उसके बाद में इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ना चालू हुई थी। उससे पहले इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली अ हिंदू पॉपुलेशन वाला कंट्री, ठीक है। तो उस टाइम पे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा से ये लॉज निकाले जाते थे। दीज संस्कृत टेक्स्ट लेड डाउन रूल्स गवर्निंग रिलीजियस ड्यूटीज, सोशल कंडक्ट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। तो इन टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन जो रिलीजियस ड्यूटीज के बारे में बताते थे, सोशल कंडक्ट के बारे में बताते थे, और सोशल या लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में भी बात करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड गाइडेंस फॉर एन आइडल हाउस होल्डर्स लाइफ एंड कवर्ड मैरिज, इनहेरिटेंस एंड फैमिली रिलेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर यह भी लिखा हुआ होता था कि एक आइडियल हाउस होल्डर मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ जिएगा, मैरिज कैसे होनी चाहिए, इनहेरिटेंस मतलब अगर मान लो किसी के फादर की डेथ हो गई तो उसको उसकी उनकी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, फैमिली रिलेशंस किस तरीके के होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर लिखी हुई थी। लॉ, रिलीजन, एथिक्स एंड कस्टम्स were not separated and legal rules were deeply intervened with moral and religious principles that shaped family life in ancient Indian society। तो उस टाइम पे तो देखो कोई कोडिफाइड लॉज तो थे नहीं, कोडिफाइड लॉज तो अभी कोई 100-150 साल पहले बनना सॉरी गाइस, 100-150 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से ही मेनली चला करता था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंशिएंट पीरियड एंड रिलीजियस टेक्स्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ माई मार्केटिंग वाला सिनेरियो मान लो यार, जो भी है। तो अभी मेरे एक स्टूडेंट की AIR 40 आई है, क्लैट 2026 का जो रिजल्ट आया है ना, ही गॉट OBC कैटेगरी के अंदर AIR 1 एंड वैसे AIR 40, ठीक है। सिद्धार्थ सेवदा नाम है, मैंने पर्सनली मेंटोर किया था। आई हैव बीन टेकिंग यूट्यूब क्लासेस फॉर क्लैट करंट अफेयर्स के अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो यू कैन गो एंड चेक दोज प्लेलिस्ट एज वेल, ठीक है। अब मेडाइवल पीरियड और स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की हम बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड तो मुगल हिस्ट्री हो गया और दिल्ली सल्तनत हो गया उस टाइम पे, ठीक है। तो मेडाइवल पीरियड इज बेसिकली 1193 से लेके 1857, ठीक है। 1193 वाले ईयर से लेके 1857 तक के पीरियड को हम मेडाइवल पीरियड कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड हिंदू लॉ कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय स्मृतिज, धर्मशास्त्रास एंड लेटर कमेंट्रीज, ठीक है। तो हिंदू लॉ तो वैसे ही चलता था जैसे पहले चला आ रहा था, रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी बहुत कमेंट्रीज भी स्कॉलर्स ने लिख दी, उसके हिसाब से भी लोग आराम से उनको डिकोड कर रहे थे। टू मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पहली है मिताक्षरा, जो लगभग पूरे इंडिया में ही चलती थी और बंगाल के अंदर चलती थी दया भागा, ठीक है। मिताक्षरा स्कूल का मतलब ये होता है कि बर्थ के हिसाब से आपको इनहेरिटेंस मिलेगी, ठीक है। जब आपका बर्थ होगा तो आपके जो फादर की प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। दया भागा के अंदर उल्टा सिस्टम है, ये थोड़ा मेरिट के ऊपर काम करता है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटीज फॉलोड शरिया एंड अनकोडिफाइड लॉ बेस्ड ऑन कुरान, ठीक है। तो शरीयत लॉ जो है ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, आज भी अनकोडिफाइड है, कुरान शरीफ से ये निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल लॉज गवर्न नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इवन ड्यूरिंग मुगल रूल हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर लार्जली रेगुलेटेड बाय देयर ओन कस्टम्स। तो जब मुगल सल्तनत चल रही थी तो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि मुस्लिम लॉज को इंपोज कर दिया। हिंदूज वर गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉज एंड मुस्लिम्स वर बीइंग गवर्न बाय शरीयत लॉ विच इज बेस्ड ऑन कुरान, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मेडाइवल पीरियड 1193 से लेके 1857 मुगल सल्तनत का पीरियड भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया के अंदर आने के बाद में इनिशियली पर्सनल लॉज के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाया, ठीक है। फिर 1772 के अंदर वैरेन हेस्टिंग्स, ये उनकी फोटो भी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यू कैन सी हिम। वैरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बट प्रिजर्व्ड रिलीजियस पर्सनल लॉज फॉर फैमिली मैटर्स, ठीक है। तो वैरेन हेस्टिंग्स ने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज की तो बात करी, लेकिन इन्होंने बोला कि फैमिली मैटर्स को हम एक बार टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये फालतू पंगे लोगे लोगों से, वो विरोध प्रदर्शन चालू कर देंगे, भगा देंगे, क्या फायदा है, ठीक है। उसके बाद में हिंदू लॉज वर अप्लाइड टू हिंदूज एंड इस्लामिक लॉज टू मुस्लिम्स। ब्रिटिश जजेस रिलाइड ऑन हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम जुरिस्ट फॉर इंटरप्रिटेशन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एंग्लो हिंदू एंड एंग्लो इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो जो कोर्ट्स होते थे उनके अंदर ब्रिटिश जजेस है वो सलाह लिया करते थे या फिर गाइडेंस लिया करते थे हिंदू पंडित, और उसके अलावा मुस्लिम जुरिस्ट जो मौलवी वगैरह होते हैं ना, उनसे गाइडेंस लिया करते थे। तो इससे एंग्लो हिंदू और एंग्लो इस्लामिक लॉज वगैरह डेवलप होने लग गए। लेटर जजेस देमसेल्फ इंटरप्रेटेड पर्सनल लॉज थ्रू केस लॉ शेपिंग मॉडर्न पर्सनल लॉ सिस्टम्स अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे जैसे केसेस होने लग गए
प्रेसिडेंट बनने लग गए, केसेस के फाइल्स आने लग गई, इनके पास तो सब कुछ कोडिफाइड था ना, ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जो जो इंटरप्रिटेशन पुराने केसेस के अंदर था वो ये नए केसेस के अंदर लगाने लग गए, ठीक है। तो दिस इज ब्रिटिश रूल एंड पर्सनल लॉज। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अटेम्प्ट्स वर मेड टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी इन फैमिली लॉज। यूसीसी लाने के अटेम्प्ट सरकार आज भी कर रही है। उत्तराखंड के अंदर इंप्लीमेंटेड है, गोवा के अंदर तो कब से ही चल रहा है, ठीक है, बाकी कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। हिंदू कोड बिल एम टू कंसोलिडेट हिंदू पर्सनल लॉज बट फेस्ड ऑपोजिशन एंड वाज इनिशियली विड्रॉन, ठीक है। तो सरकार ने एक हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस करने का सोचा, बट इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो गया तो इसे विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। बिटवीन 1955 एंड 1956 पार्लियामेंट इनेक्टेड 4 मेजर हिंदू लॉज, 4 मेजर हिंदू लॉज को इनेक्ट किया गया, ठीक है, कवरिंग मैरिज, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन एक्ट, ठीक है। ये लॉज बनाए गए। तो एक तो मैरिज से रिलेटेड, सक्सेशन बोले तो किस तरीके से प्रॉपर्टी आगे इनहेरिट होगी, उसके बाद में अडॉप्शन, बच्चों को कैसे अडॉप्ट करना है, और गार्जियनशिप, अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा की डेथ हो जाए या डाइवोर्स हो जाए तो उसकी गार्जियनशिप किसके पास जाएगी, मम्मी के पास जाएगी, पापा के पास जाएगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अदर कम्युनिटीज रिटेन्ड देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज, ऑल्दो आर्टिकल 44 डीपीएसपी जो है इनकरेजेस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट हैज not been implemented due to fears of communal tension and resistance from religious groups। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन तो है आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का, बट इट इज अ डीपीएसपी, दैट मींस नॉन एनफोर्सेबल, और इसके ऊपर मतलब सरकार ने अब तक एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली सपोर्ट्स जेंडर इक्वालिटी थ्रू प्रियम्बल, ठीक है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स प्रियम्बल के अंदर लिखे हुए हैं। उसके अलावा आर्टिकल 14 एंड 15, 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, 15 क्या कहता है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ठीक है, विच गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 14 और 15 इक्वालिटी की बात करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं। हाउएवर आर्टिकल 25 एंड 26 प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउिंग कम्युनिटीज टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। तो देखो गेम यहां पलटता है। 14 और 15 क्या कह रहे हैं आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन 25 और 26 क्या कहते हैं कि आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दीज प्रोविजंस हैव बीन यूज्ड टू रजिस्ट रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉज, ठीक है। तो 25 और 26 को लोग यूज करते आए हैं कि पर्सनल लॉज के अंदर रिफॉर्म्स नहीं करने, यूसीसी हमें इंप्लीमेंट नहीं करना। और यूसीसी जो है आर्टिकल 44 जो है वो एक डीपीएसपी है। फंडामेंटल राइट्स आर मोर पावरफुल देन डीपीएसपीज बिकॉज दे आर enforceable in the courts of laws, ठीक है। As a result, gender justice often comes into conflict with religious freedom, making reforms in family law complex and politically sensitive। तो इस वजह से क्या होता है कि रिलीजन के नाम पे कई बार जेंडर जस्टिस जो है वो लोग एक तरीके से इग्नोर ही कर देते हैं। उसके बाद में जेंडर इनइक्वालिटीज इन फैमिली लॉज, तो फैमिली लॉज के अंदर जेंडर इनइक्वालिटीज कैसे चलती है, तो डिस्पाइट रिफॉर्म्स जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट इन सेवरल पर्सनल लॉज, ठीक है। तो कई पर्सनल लॉज के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी चलती है, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदूज में, मुस्लिम्स में भी, क्रिश्चियंस में भी कई जगह इनइक्वालिटी देखी जाती है, ठीक है। हिंदू लॉ प्रेस्क्राइब्स डिफरेंट मैरिजेबल एजेस फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वुमेन के लिए जो मैरिजेबल एज है वो 18 है, मैन के लिए 21 है, कई स्टेट में ये अलग अलग भी है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर। मदर्स फेस रिस्ट्रिक्शन इन गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन राइट्स इन मुस्लिम लॉ। प्रैक्टिस लाइक पॉलीगैमी, मतलब 4 शादी कर सकते हो। लिमिटेशन ऑन मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स हैज रेज कंसर्न्स, ठीक है। तो पहली बात तो कोई एक इंसान 4 शादी कर सकता है। उसके बाद में अगर मान लो वो 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, 4 शादियां कर रखी है, कैसे पालेगा उनको, ठीक है। उसके बाद में अगर डाइवोर्स हो गया तो पैसे भी कम देने पड़ते हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है। मुस्लिम वुमेन के साथ ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद में ऑल्दो कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर्स हैव इंटरवीन्ड इन सम केसेस, कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी हैज नॉट येट बीन अचीव्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पर्सनल लॉज। कोर्ट्स वगैरह ने और पार्लियामेंट ने इंटरवीन किया है, बट कंप्लीट जेंडर जस्टिस अभी तक अचीव नहीं हो पाई है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रिपल तलाक एंड लीगल रिफॉर्म्स। इसके अंदर हम मेनली मुस्लिम लॉज के बारे में बात करेंगे। तो इस्लामिक लॉज रिकॉग्नाइजेस 3 फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स, 3 तरीके के डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज करता है इस्लामिक लॉ, ठीक है। पहला है तलाक हसन, ठीक है। इसमें हर महीने एक बार तलाक बोलना पड़ेगा, ठीक है, हर महीने एक बार तलाक बोलना पड़ेगा। और ये उसके बाद में 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है, ठीक है। 3 महीने के इद्दत पीरियड में इसको रिवोक किया जा सकता है। जबकि तलाक हसन के अंदर ऐसे होता है, प्रोसेस सेम है, महीने में एक बार
तलाक बोलना है 3 महीने तक, लेकिन ये इरिवोकेबल है। तीसरी बार बोलने से पहले रिवोक कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो ये तलाक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तलाक के बिद्दत को बैन कर दिया गया। इट इज बेसिकली ट्रिपल तलाक, लगातार 3 बार तलाक 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 बोल दिया और डाइवोर्स हो गया, इसको सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने बैन कर दिया, ठीक है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और तलाक के बिद्दत अलाउड इमीडिएट डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 टाइम्स, ठीक है। 3 बार तलाक बोलो और डाइवोर्स हो गया। दिस प्रैक्टिस वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है। एक तो इनवैलिड और क्रिमिनलाइज भी, अगर कोई भी ये करेगा तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा बाय द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 जज की बेंच थी, उसने ये जजमेंट दिया था कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद में भाई तलाक एहसान एंड तलाक हसन रिमेन वैलिड। द रिफॉर्म रिफ्लेक्ट्स एफर्ट्स टू बैलेंस रिलीजियस प्रैक्टिस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर जस्टिस। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब फैमिली कोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 एस्टेब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स टू डील विद मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो एक फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनाया गया 1984 के अंदर, उसके अंदर अलग कोर्ट बनाए गए टू डील विद द फैमिली मैटर रिलेटेड डिस्प्यूट, ठीक है। दीज कोर्ट आर प्रोसीजरल इन नेचर एंड डू नॉट ओवरराइड सब्सटेंटिव पर्सनल लॉज, ठीक है। तो मेनली ये प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, जो पर्सनल लॉज है उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, बस प्रोसीजर फॉलो हो जाए, इसके ऊपर इनका मेन फोकस रहता है, ठीक है। दे एम टू रिड्यूस फॉर्मेलिटी, डिलीवर स्पीडी जस्टिस एंड इनकरेज सेटलमेंट थ्रू कंसिलिएशन। तो इनका मेन गोल होता है सेटलमेंट, कि भाई डाइवोर्स ना ही हो तो बेटर है, इस तरीके का इनका गोल रहता है, ठीक है। फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड्स मेनी फैमिली डिस्प्यूट्स वर शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलर कोर्ट्स टू द फैमिली कोर्ट्स, क्रिएटिंग अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग सेंसिटिव फैमिली मैटर्स। तो पहले जो ये केसेस रेगुलर कोर्ट में चलते थे, अब इनको फैमिली कोर्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, कौन कौन सी चीजों पे अप्लाई होते हैं, तो दे हैव power to handle disputes related to marriage, divorce, judicial separation, maintenance, guardianship, custody, legitimacy and family property। तो ये सारे के सारे मैटर जो है वो फैमिली कोर्ट के पास जा सकते हैं। शादी हो गया, डाइवोर्स हो गया, जुडिशियल सेपरेशन, अगर कोई अलग अलग रहना चाहे उसके रिलेटेड डिस्प्यूट, मेंटेनेंस मतलब पैसा कितना मिलेगा डाइवोर्स के बाद, गार्जियनशिप अगर मान लो डाइवोर्स हो गया तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली प्रॉपर्टी। दे ऑल्सो एड्रेस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट्स एंड इंजंक्शन अराइजिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप। तो देखो कॉन्जिगल राइट्स जो मैरिज के साथ राइट्स आते हैं ना, राइट ऑफ कंपेनियनशिप या फिर फिजिकल इंटीमेसीज, ये सारे के सारे राइट्स लोगों को वापस दिलवाने का काम भी ये कोर्ट्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दे अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ लॉज इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी लॉज, ठीक है। ये सारे डिस्प्यूट्स इन कोर्ट के पास जाते हैं और ये पर्सनल लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम विमेन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, गार्जियनशिप लॉज एंड प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ये यूज करते हैं और इनकी अपील सीधी हाई कोर्ट के पास जाती है, ठीक है। दिस इज अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विमेन्स रोल इन फैमिली कोर्ट मूवमेंट। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या रोल प्ले किया, तो दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिमांडिंग फैमिली कोर्ट ड्यूरिंग 1980s, ठीक है। दे हाईलाइटेड डोमेस्टिक वायलेंस, डॉवरी डेथ, ठीक है, दहेज की वजह से जो जिन महिलाओं को मार दिया जाता था वो वाला सीन, ठीक है। एंड नीड विमेन फ्रेंडली लीगल प्रोसेसेस, इस तरीके की डिमांड्स 1980s के अंदर हुई थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी देश की, ठीक है। फैमिली कोर्ट्स वर इन्विजन्ड एज लेस इंटिमिडेटिंग स्पेसेस दैट वुड रिलाई ऑन काउंसलिंग रेदर देन एडवर्जेरियल लिटिगेशन। एडवर्जेरियल लिटिगेशन मतलब जो इंडिया के अंदर लीगल सिस्टम चलता है जिसके अंदर लॉयर ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, उसको हम एडवर्जेरियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इससे अलग थोड़ा विमेन फ्रेंडली कोर्ट बनाने की डिमांड्स होने लग गई थी, ठीक है। द गोल वाज टू एम्पावर विमेन इन नेगोशिएशन रिलेटेड टू मेंटेनेंस, कस्टडी एंड रेजिडेंस एंड टू क्रिएट जस्टिस सिस्टम दैट वाज मोर एक्सेसिबल टू मार्जिनलाइज वुमेन, ठीक है। तो गोल क्या था, विमेन को एम्पावर करना और ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना जो मार्जिनलाइज वुमेन के लिए ज्यादा एक्सेसिबल था, ठीक है। अब लॉयर्स एंड काउंसलर्स इन फैमिली कोर्ट्स, तो देखो इन फैमिली कोर्ट्स के अंदर लॉयर्स भी होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं ना, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ लॉयर्स एंड एम्फेसाइज ऑन काउंसलिंग टू एनकरेज एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है। तो लॉयर्स का रोल कम है और काउंसलिंग का रोल ज्यादा है ताकि सेटलमेंट हो सके, मतलब मामला फटाफट खत्म हो, ठीक है। दिस डिपार्ट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एडवर्जेरियल सिस्टम वेयर लॉयर्स डोमिनेट द प्रोसीडिंग। तो फैमिली कोर्ट के अंदर लॉयर्स जो है वो प्रोसीडिंग को डोमिनेट ना करके काउंसलर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। आइडिया वाज टू रिड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट एंड हॉस्टिलिटी, हाउएवर इन प्रैक्टिस कोर्ट ऑफन अलाउ लॉयर्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस, ठीक है। तो अब देखो काउंसलर है वो लॉ थोड़ी जानता है, वो तो साइकोलॉजी जानता है, ठीक है। तो इस वजह से कई बार लॉयर्स को अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग लीगल
expert has diluted the original intent of minimizing lawyer involvement. तो इंटेंट तो ये था कि लॉयर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एकदम मिनिमाइज कर दिया जाएगा, बट ये हो नहीं पाया, ठीक है. काउंसलर्स एंड जेंडर कंसर्न्स. अब काउंसलर से रिलेटेड क्या है कंसर्न्स है वो हम देख लेते हैं. तो दे वर एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द रिकंसिलिएशन, बट विमेन ग्रुप्स आर्ग्यू दैट लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी ऑफन हार्म्स विमेन्स इंटरेस्ट. ठीक है, तो इनका गोल तो ये था कि रिकंसिलिएशन को फैसिलिटेट करो, मतलब तलाक करवाना गोल नहीं है, वापस उस शादी को सही करना गोल है, ठीक है. बट ये नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी या फिर विमेन के इंटरेस्ट के ऊपर ये लोग ध्यान ही नहीं देते. इन सम केसेस काउंसलर्स प्रेशराइज विमेन टू रिकंसाइल डिस्पाइट वायलेंस एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी. कई बार कैसा ये होता है कि काउंसलर्स बोलते हैं विमेन को भी वायलेंस हो रहा है, ठीक है चलने दो, क्या दिक्कत है, ये भी होता है, ठीक है. उसके बाद में इट अंडरमाइंस वुमेन्स राइट्स टू मेंटेनेंस एंड सेफ्टी. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट प्रिजर्विंग द फैमिली शुड नॉट ओवरराइड जेंडर जस्टिस. तो यहाँ पे एक चीज देखिए गाइस कि इंडिया के अंदर जो डाइवोर्स रेट है वो सबसे कम है, 1% है, ठीक है. और इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इंडिया के अंदर एल्कोहल अब्यूज होता है, उसके बाद में हमारे यहाँ डॉवरी वाला सीन भी है. तो इतने सारे सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक बुराइयां होने के बाद में भी इतना कम डाइवोर्स रेट है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही ना. तो शायद ही काउंसलर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड द क्लियर गाइडलाइंस काउंसलिंग कैन रीइंफोर्स पैट्रियार्कल नॉर्म्स. मतलब वो जनरली मेल्स को ज्यादा फेवर करेंगे रेदर देन एड्रेस अनइक्वल पावर रिलेशंस विद इन द फैमिलीज. ठीक है, आई गेस we are done and dusted with the part 1 of the chapter 1 of unit 5. The chapter's name is institutional framework marriage and divorce. Marriage and divorce वाला जो part है वो हम अगले second part के अंदर complete कर लेंगे. ठीक है, thanks a lot for attending this lecture guys. See you with the next one.